हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना पढ़ रहे थे। तो उसमें से आपको कुछ टॉपिक छूटा हुआ था, तो चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा था? बहु परमाणु के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक के बारे में भी पढ़ा था, मूलकों का प्रकार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? बहु परमाणु आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र। यानी हम आड़ा तिरछा पद्धति से क्या है, जो यौगिक है उनके सूत्र होंगे। जैसे अमोनियम कार्बोनेट हो गया यौगिक, तो इनको ये सूत्र के द्वारा हम उसका अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे? जैसे कि ये अमोनियम कार्बोनेट है, तो इसमें जो इसकी जो संयोजकता होगी इस यौगिक की, या फिर इसके आवेश होंगे, उनको हम सूत्र के माध्यम से लिखेंगे और उनमें कितने अनुपात है इसको ज्ञात करेंगे आड़ा तिरछा पद्धति से। तो आड़ा तिरछा पद्धति से हम इसको बनाने से पहले इसके नियम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि हम सबसे पहले इसके सूत्र को लिखें। जैसे कि आपका प्रतीक या सूत्र हो गया, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या है? आपका सूत्र अमोनियम कार्बोनेट का उदाहरण ले लेते हैं। तो अमोनिया को इस तरीके से और कार्बोनेट को इस तरीके से लिखेंगे। आप लोग सबसे पहले तो इस सूत्र को लिखोगे, सबसे पहला नियम है। और दूसरा नियम ये है कि धनात्मक भाग वाले को बाईं ओर लिखते हैं और ऋणात्मक भाग वाले को क्या लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। पहला नियम है इन सूत्रों को लिखना, और दूसरा नियम है कि धनात्मक वाले को बाईं ओर और ऋणात्मक वाले जो तत्व हैं उनको किस ओर? दाईं ओर लिखेंगे। अब देखेंगे कि अमोनियम में कितना +1 चार्ज, प्लस यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना हम, धनात्मक 1, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका आवेश कितना होगा? 1। कार्बोनेट का कितना होता है? 2। फिर इसको क्या करेंगे? इस तरीके से हम मिला देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अमोनियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहले हम सूत्रों को लिखेंगे। तो ये सूत्र हो गया हमारा अमोनियम कार्बोनेट का, आपका सूत्र है NH4CO3। तो धनात्मक भाग वाले को हम बाईं ओर लिखेंगे, दूसरा नियम, और ऋणात्मक भाग को दाईं ओर। फिर उसके नीचे हम वो जो सूत्र लिखा है उसके नीचे हम क्या लिखेंगे? उसकी संयोजकता, ठीक है, उसकी संयोजकता या आवेश, ठीक है, संयोजकता या फिर आवेश को लिखेंगे। तो अमोनिया का कितना है? 1, और कार्बोनेट का क्या होता है? 2। यानी कार्बोनेट में 2 आयन होते हैं, मतलब 2 माइनस चार्ज इस तरीके से दर्शाते हैं ना। तो इसके आवेश कितने हैं? 2, और इसके कितने हैं? 1। फिर जब हम इसको इस तरीके से आड़ा तिरछा से दर्शाएंगे तो अमोनिया का जो अनुपात है वो कितना होगा? यहाँ पर 2, और कार्बोनेट का कितना होगा? 1। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका आपका सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र NaCO3 है। तो सबसे पहले ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है? सोडियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। तो हम Na इस तरीके से लिखेंगे, यानी सोडियम प्लस आयन वाला है तो इसको बाईं ओर लिखेंगे। और सोडियम नाइट्रेट का उदाहरण ले लिया, और नाइट्रेट क्या है आपका? माइनस चार्ज वाला है, तो उसको हमने दाईं ओर लिखा है। फिर ये तो हो गया किसका? सूत्र हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? आवेश। तो सोडियम क्या है? प्लस चार्ज वाला है, तो इसके ऊपर ऐसे लिखते हैं ना हम, इसको तोड़ के लिखते हैं। तो जैसे कि हमारा ये सोडियम नाइट्रेट है, तो इसको हमें तोड़ के लिखना है, तो इस तरीके से लिखेंगे। माइनस चार्ज ये हो गया, तो इसमें एक आवेश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सोडियम का 1 आवेश, और क्या हो जाएगा? नाइट्रेट का भी 1 होता है। तो इस प्रकार से हम ऐसे इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोडियम का अनुपात 1 और नाइट्रेट का अनुपात 1। तो और सूत्र इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? NaCO3, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? NH4CO3। इस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। चलिए, तो और उदाहरणों को देखेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं, किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सूत्र क्या हो जाएगा आपका? इसका सूत्र क्या है? Mg, यानी ये प्लस चार्ज वाला है, और हाइड्रोक्साइड क्या है आपका?
माइनस चार्ज वाला, तो इसको हम मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें 2 आवेश होते हैं प्लस चार्ज, और हाइड्रोक्साइड का 1। तो इस तरीके से हम आड़ा तिरछा पद्धति करेंगे, तो इसको सूत्र के रूप में लिखेंगे, ये आवेश हो जाएगा और इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Mg हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से इसका सूत्र बनेगा। ठीक है, तो एक चीज इसमें और ध्यान देंगे, ये तो हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, मैग्नीशियम प्लस चार्ज वाला, इसकी आवेश कितनी होती है, तो हाइड्रोक्साइड का क्या होता है 1। तो आप देखोगे तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, Mg हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। इसी सूत्र को ऐसे ही और बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है। ये बहुपरमाणु आयन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अमोनियम कार्बोनेट का ले लेते हैं। तो बहुपरमाणु आयन में क्या होता है, जो एक से अधिक परमाणु हो, यानी यहाँ पर बाहर में और दिख रहा है कोष्टक के बाहर, तो इसको हम पदांक के रूप में लिखते हैं। जैसे और मान लो जो भी आवेश अगर एक हो, आयन में जो आवेश एक हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको क्या होगा, ये बहुपरमाणु है, तो ये आपका क्या हो गया, अमोनियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल हो गया। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसका, अमोनियम फास्फेट का, कि उसका सूत्र कैसे हमें लिखना है। तो अमोनियम फास्फेट कर लेंगे तो क्या होगा आपका, अमोनिया क्या है आपका प्लस चार्ज वाला। हम अगला जो उदाहरण लेंगे वो क्या है, बहुपरमाणु का, यानी एक से अधिक परमाणु का। तो ये क्या है आपका अमोनियम फास्फेट। तो सबसे पहले हम प्रतीक लिखेंगे, तो प्रतीक क्या है आपका अमोनियम, तो ये क्या हो जाएगा NH4। फिर क्या लिखेंगे हम PO4। ठीक है, तो इसका क्या होता है 1, इसकी जो संयोजकता आवेश होता है, आवेश जो है, और PO4 का क्या होता है 3 होता है। तो इस प्रकार से हम आड़ा तिरछा पद्धति में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र में क्या लिखेंगे आपका, ये आपको सूत्र लिखना है, तो NH4 को पहले लिखोगे, NH4 को, फिर ये कोष्टक लगाओगे, ये बहुपरमाणु का आयन है तो सब फिर कोष्टक लगाओगे, उसके बाद 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम PO4। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसको लिखना है। तो और जैसे कि आपका कैल्शियम सल्फेट का उदाहरण लेते हैं, किसका, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4। तो ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट में ये क्या हो जाएगा, Ca इधर हो जाएगा और सल्फेट क्या हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा। सल्फेट जो है वो प्लस माइनस चार्ज वाला है, तो कैल्शियम का आवेश कितना होता है 2, सल्फेट में भी क्या होता है 2। तो इसमें देखोगे कि दोनों ही क्या होता है, दोनों के ही जो आवेश है वो समान होते हैं। तो इसको हम सूत्र रूप में 2 तरीके से लिख सकते हैं, सरल रूप में। जैसे हम इसको क्या लिखते हैं C2SO4 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इसको और सरल रूप में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे इसे CaSO4। तो इस तरीके से हम इसको लिख भी सकते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों की ही जो आवेश है, ये दोनों ही आयनों के जो आवेश हैं वो क्या है समान है। तो इसको हम सूत्र के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं Ca, और ये 2 यहाँ पर आ गया, फिर SO4 और ये 2 यहाँ पर, या फिर इसको हम कैल्शियम सल्फेट के रूप में इस तरीके से सरल सूत्र में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग को ये पूरा कि बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे ज्ञात करना है आड़ा तिरछा पद्धति से, ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो टॉपिक है मोल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे मोल। तो मोल पढ़ने के बाद पहले मैं बता दूं कि ये होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि कोई भी पदार्थ है उसमें अणु और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जो पदार्थ होते हैं उसमें अणु या परमाणु बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो क्या होता है, अगर हम थोड़े से पदार्थ लेने की बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में अणु और परमाणु होते हैं, जिनकी गणना हम स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और साधारण बोलचाल की भाषा में कहूँ तो क्या होता है, हम 1 दर्जन कॉपी की बात करें तो उसमें कितनी कॉपी होती है, 12 कॉपियां। 1 दर्जन केले की बात करें तो उसमें कितना होता है, 12 केले। या फिर हम ये कह दें कि 12 कॉपी यानी कितना हो गया, 1 दर्जन, या फिर 12 केले मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हम या तो 12 कॉपी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, 1 दर्जन, या फिर हम 1 दर्जन बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 दर्जन कॉपी, यानी उसमें कितने पीस कॉपी होंगे, 12 कॉपियां होंगी। ठीक है, तो इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो पदार्थों में
उपस्थित या फिर तत्व में जो उपस्थित, तत्व में जो अणु, परमाणु एवं आयन होते हैं, उपस्थित होते हैं, उनको गिनने के लिए एक मात्रा का उपयोग किया, जिसका क्या नाम, जिसे क्या कहा गया, मोल कहा गया। या इसकी परिभाषा ये हो सकती है कि किसी तत्व, क्या होगा इसकी परिभाषा, किसी तत्व के परमाणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या 1 ग्राम पदार्थ में, ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, या फिर उसे मोल कहते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। किसी तत्व में 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, या किसी पदार्थ में, यानी किसी 1 ग्राम अणु में, 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को क्या कहेंगे हम, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। यानी इसी मोल को ही हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैंने बताया था आप लोग को कि हम 1 दर्जन कॉपी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो गया, उसमें 12 कॉपियां होंगी। उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने जो तत्वों में या पदार्थों में जो आयन, परमाणु या अणु उपस्थित होते हैं, उनको गिनने के लिए एक मात्रक का उपयोग किया, जिसे हम मोल कहते हैं। तो 1 मोल बराबर क्या होगा आपका 6.0022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये 1 मोल बराबर ये क्या होता है, इसका मान इतना होता है, यानी ये उस पदार्थ 1 मोल में कितने, ये पूरे कणों का समूह होता है, कितना 6.022 × 10⁻23, ये इसका मान है। अब हमें इससे कुछ जुड़े हुए क्या है, सवालों की बात करेंगे। तो उसके पहले हमारा सूत्र होगा क्या है, मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। फिर उसमें क्या निकालेंगे हम, ये सूत्र है आपका, दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार। इसके पहले मैंने आप लोग को अणु भार निकालना बताया था। तो ये क्या हो गया, मोल निकालने के लिए कुछ सवाल है, उससे पहले आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र क्या होगा, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान और ग्राम परमाणु भार। उसी प्रकार यौगिकों या अणु के लिए क्या होगा, सूत्र क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम क्या होगा, अणु भार होगा। और इसको भी क्या किससे दर्शाएंगे, स्मॉल n से। तो इस प्रकार से ये दोनों ही सूत्र के द्वारा से अभी हम सवाल देखेंगे, जिसमें से हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो सबसे पहले हम किसको ले लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम क्या ले लेते हैं, 36 ग्राम पानी, ठीक है। 36, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें मोल निकालना है। तो हम क्या ले लेते हैं उदाहरण के रूप में 36 ग्राम पानी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका मोलों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मोलों की संख्या यानी n बराबर क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद आपका क्या है, दिया गया द्रव्यमान, यानी क्या है, m बराबर कितना द्रव्यमान दिया गया है आपका 36। अब क्या होगा आपका ग्राम परमाणु भार, ग्राम परमाणु भार बराबर आपका परमाणु भार क्या हो जाएगा, पानी का सूत्र क्या है, H2O। तो इसका क्या होता है, अणु भार कितना होता है 16, और इसका 1 × 2 और ये प्लस, मैंने अणु भार आप लोग को निकालना सिखाया था ना। तो हाइड्रोजन का अणु भार कितना होता है 1, ठीक है, इसका, और ये × 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 16 बराबर ये क्या हो जाएगा 18। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 18 ग्राम। तो अब हमें सूत्र क्या निकालना है आपका, n बराबर क्या होगा, m/n। ये वाला सूत्र आपका क्या हुआ था, मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाएं, n से। तो ये क्या हो गया, हमें ज्ञात करना है। और m का मान कितना दिए हैं 36, और इसका मान कितना दिया 18। तो इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, 18 × 18, 18 दूनी 36। तो क्या हो जाएगा, n बराबर 2 मोल। तो इस प्रकार हम
हमें 36 ग्राम पानी में कितना मोल प्राप्त हो रहा है, 2 मोल प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसको हम किसको निकालेंगे, एवोगैड्रो संख्या के द्वारा। मतलब अभी आप लोगों को क्या बताई थी, मोल का जो स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी कितना है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन है 6.022 × 10⁻23। ऑक्सीजन अणु में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन अणु, तो इसमें भी हमें क्या करना है, मोल की ये संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखोगे यौगिकों की बात हो रही है, तो ये दोनों ही सवाल अलग अलग हैं। इसमें आपका एवोगैड्रो संख्या दिया है। अच्छा, एक चीज और बता दूं कि एवोगैड्रो संख्या को हम किससे, Na से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सॉरी Na से भी किया जाता है और N0 से भी किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग के बुक में N0 दिया है, इस तरीके से एवोगैड्रो संख्या को हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए आपका सूत्र क्या होगा, इसमें हमें क्या निकालना है, मोलों की संख्या हमें क्या करनी है, मोलों की संख्या n क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अब क्या दिया हो, हमें दिए गए क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है कि आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन अणु में, मतलब इसमें क्या है, आपको मोल ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या हमें नहीं पता है, तो हमको ज्ञात करना है दिए गए कणों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दिए गए कणों की संख्या n। ठीक है, उसी प्रकार ये दिए गए कणों की संख्या कितनी है, 6.022 × 10⁻23। ठीक है, वैसे ही आपको क्या दिया गया है, एवोगैड्रो संख्या, या इसको अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो संख्या इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, N0। तो इसका मान कितना दिया हुआ है, एवोगैड्रो संख्या का मान क्या होता है, 6.2022 × 10⁻23। अब सूत्र क्या हो जाएगा आपका, n बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, मोलों की संख्या n हो गई, फिर दिए गए कणों की संख्या क्या हो जाएगी, n, और बटे क्या हो जाएगा आपका एवोगैड्रो संख्या यानी N0। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, n का मान कितना दिया है आपका, ये 6.022 × 10⁻23 और बटे क्या दिया है आपका, ये आपका क्या है, एवोगैड्रो संख्या है। तो ये नियम के अनुसार, तो इसका मान कितना दिया है, 6.022 × 10⁻23। तो ये क्या हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर n बराबर क्या हो जाएगा, 1 मोल। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ऑक्सीजन अणु में 6.00022 × 10⁻23 में क्या होगा, ऑक्सीजन अणु में कितने मोल प्राप्त होंगे, हमारा जो ऑक्सीजन मोल प्राप्त होगा ऑक्सीजन अणु का, वो 1 मोल। तो इस प्रकार से आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसको क्या करना है, आपको बनाना है दोनों ही। और पहले वाला एग्जाम्पल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है, इससे भी है, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे और बनाओगे। इस प्रकार से ये आपका अध्याय 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। पीडीएफ के माध्यम से मैं पहले भी इसके पहले वाले वीडियो के समय मैंने क्या किया था, ये इसका नोट्स आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से दे दिया था। तो आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से लिखेंगे और इसको आप लोग केमिस्ट्री की कॉपी में लिखेंगे।